नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समसामय घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हमारा जो विषय है ज्योग्राफी में हम लोगों ने कई सारी क्लासेस कर चुके हैं अभी तक। आप लोगों में से कई सारे तब देख भी चुके हैं। हम लोगों ने एक प्रश्न के साथ डिस्कशन किया है। आज हमने प्रश्नों की संख्या कम रखी है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम इसलिए रखी है ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा आपके साथ डिस्कस कर पाएँ और संभावित सवालों को कवर कर पाएंगे। ठीक, तो उन्हीं संभावित सवालों पर विचार करने के लिए सवाल हम लोग बाद में देखते हैं। हमें कुछ मोटी मोटी जानकारी चाहिए कुछ चीज़ों की, जहाँ से मोटे मोटे सवाल आते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी यूपीएससी लेवल के सवाल नहीं पूछने वाली है। ठीक है, तो आपको कम से कम इतना भी पता है कि ये क्या होता है, तो आप आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। ठीक, हमारे सामने ये वर्ड मैप खुला हुआ है। यदि आपको मैप में नहीं भी दिखेगा तो मैं आपको मार्क कर दूंगा, मार्क कर देंगे इस मैप को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, मैं बोल दूंगा। आप ध्यान रखेंगे, लोकेशन ज़रूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप अपने मोबाइल में भी पता कर सकते हैं। मैप में जब हम बताएं तो उसके बाद मोबाइल खोल के देख लीजिएगा, अगर एटलस है तो एटलस से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ आपको ये 7 महाद्वीप दिखाए गए हैं। ठीक, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लोकेशन देख लीजिए, 7 महाद्वीप, ये पूरा का पूरा ये जो कलर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा ये इस पर लिखा हुआ है एशिया महाद्वीप है। आप इसके क्षेत्र से देख के ही पता कर पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा महाद्वीप है। यहाँ तक की सारी चीज़ें जो इस ऑरेंज, ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर है, इस कलर में जो चीज़ दिख रही है यहाँ तक, ये सारा का सारा एशिया महाद्वीप है। और इसलिए सारे क्षेत्रफल अगर आप मैच करोगे तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में टॉप नंबर पर आएगा। ठीक, अब देखें इधर आपको ये दिख रहा है अफ्रीका। अफ्रीका में ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये वाला, इसमें ऐसा लग रहा है पानी पानी है। तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसे बोलते हैं झील विक्टोरिया। यदि आपसे पूछा जाए विक्टोरिया झील कहाँ है, तो कहाँ है? अफ्रीका में है। ये बात क्लियर है। एक बात और, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। कभी कभी एक सवाल और आ जाता है, वो हम बता देते हैं। देखो ये जो लाइन है, यदि आप लाइन देख पा रहे हो तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश 23.5 यानी कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ये तीनों लाइन यदि आप नोटिस करेंगे तो ये तीनों की तीनों लाइन देखो अफ्रीका से गुजरती हैं। यहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा, यहाँ से गुजर रही है, और ये कर्क रेखा है यहाँ से गुजर रही है। इसलिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों बड़ी रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, वो कौन सा है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। एक बात और, जो अफ्रीका महाद्वीप की ये जो विक्टोरिया झील दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे, अगर देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो झील है, ये इस कलर की जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये इस भूमध्य रेखा पर ही है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर कौन सी दुनिया की फेमस झील स्थित है, तो वो यही है। बहुत फेमस झील है विक्टोरिया झील। ठीक, अब देखें पहले नंबर पर है हमारा कौन है? एशिया क्षेत्रफल के मामले में। जो दूसरे नंबर पर है वो आता है अफ्रीका। तो ये सेकंड नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल के मामले में। अब आप और कंपेयर करो, सबसे बड़ा हो गया अफ्रीका, सॉरी एशिया हो गया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। कभी कभी आपसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद और देखते हैं। तीसरे नंबर पर आप गौर करेंगे तो ये पड़ेगा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। फिर आप चौथे नंबर पर गौर करेंगे तो आपको कौन सा पड़ेगा? साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। फिर आप 5वें नंबर पर गौर करेंगे तो ये है नीचे अंटार्कटिक, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। ठीक, इसके बारे में इसलिए मैंने बताया था कि इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये 5वें नंबर का है। ठीक, तो 5वां बड़ा महाद्वीप। जो 6वां बड़ा महाद्वीप है ये है ऑलमोस्ट कौन सा कलर है? जो भी कलर हो, पिंक कलर। हाँ, तो ये जो 6वें नंबर का महाद्वीप है। ठीक, और ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये 7वें नंबर का महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप 6वें नंबर का है, ऑस्ट्रेलिया सब 7वें नंबर का है। अब हम इसके आसपास जो दुनिया के महासागर हैं, 4-5 महासागर हैं, 5 महासागर माने जाते हैं, उन 5 को देख लेते हैं। आपको ये जो ग्लोब दिखाया गया है, वास्तव में ये 2D है। हमारी पूरी पृथ्वी 3 डायमेंशनल है, गोल है ऑलमोस्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति क्या है, तो आप गोल तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कभी कभी यदि आपसे पूछ ले जाए, एग्जामिनर यदि आपका गधा है, हम सही कह रहे हैं, एग्जामिनर यदि आपका गधा है तो आंसर बताएगा अंडाकार। थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो कहेगा जियोइड है।
GEOID, जियोइड है। और जियोइड को हिंदी में कहते हैं भूआभ, यानी पृथ्वी जैसा कोई दूसरी चीज है ही नहीं इस दुनिया में। जो दुनिया अभी तक हमको पता है, जो दुनिया हम अभी तक जानते हैं, उसमें पृथ्वी जैसी शेप, पृथ्वी जैसी आकृति किसी की नहीं है। इसीलिए पृथ्वी की आकृति को, या पृथ्वी का जो आकार है जैसा, उसे अपने ही नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना, शायद ये आपने अगर बाई चांस सुना हो, एक शब्द आता है अंग्रेजी में रेडिस। ये मूली वाला रेडिस नहीं है, ये रेडिस का मतलब है लगभग थोड़ा थोड़ा लाल। थप्पड़ मारो खींच के गाल पे तो क्या होता है, वो लाल 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 हो जाता है। हम उसे वास्तव में लाल नहीं कहते, उसमें लाल कलर की आभा आ जाती है। आभा मतलब छवि, तो यहाँ आभ का मतलब छवि है, यानी भू आभ मतलब पृथ्वी जैसी छवि कहीं और नहीं है, इसीलिए इसका नाम है जियोइड। क्लियर? तो पृथ्वी की आकृति या जो शेप, आकार, जो भी कहना चाहें, अगर आपको आंसर मिलता है उसमें अंडाकार तो आप अंडाकार लगाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप क्या लगाएंगे, ये मिलते हैं। अगर ये दोनों मिलते हैं तब भी आंसर आप यही लगाएंगे। तो ये कुल मिलाकर इतनी सी बात हो गई। और हम अगर देखें, एक चीज़ और आपको गौर कराते हैं। गौर करने वाली बात क्या है, आपको कितने महासागर यहाँ दिख रहे हैं, कितने का नाम आप यहाँ से देख पा रहे हैं? 7 महासागर की बात कर रहे हैं बच्चा। कितने? 5। देखें किनके? इसमें जो सबसे बड़ा है ये है पैसिफिक ओशियन, नंबर 1 प्रशांत महासागर। ये पैसिफिक ओशियन इधर भी है और इधर भी है। अब यदि आपसे पूछा, मतलब हम इसको गोल कर देंगे तो जुड़ जाएगा भाई। अगर हम इसको गोल कर लें, ऐसे इसको ऐसे पलट दें तो जुड़ जाएगा ना, पीछे से जुड़ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखें, ये पैसिफिक ओशियन वो सबसे टॉप लेवल का है एरिया के मामले में, ठीक। इसका सबसे गहरा गर्त हम बता चुके हैं, मैरियाना ट्रेंच है सबसे। वो मैरियाना ट्रेंच यही है फिलीपींस के पास में। ये जो देश है एक्चुअल में ये फिलीपींस है, ये जो देश है, और यहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, किस महाद्वीप के आसपास है, तो एशिया महाद्वीप के आसपास है। किस देश के पास है, तो फिलीपींस देश के पास है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और मनीला उस चीज़ के लिए फेमस है, आपने नाम सुना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो मनीला में ही है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है, ठीक है। फिलीपींस में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पिनाटुबो। तो फिलीपींस में जो पिनाटुबो ज्वालामुखी है वो अक्सर उद्गार करता रहता है, वो पूछा जा सकता है, तो पिनाटुबो का नाम ध्यान रखेंगे आप। एक पैसिफिक ओशियन है। अब आप अगर गौर करेंगे तो पैसिफिक ओशियन एक तरफ इस एशिया से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पैसिफिक ओशियन 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, क्लियर। और हम ये भी देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, ध्यान से, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है, पैसिफिक ओशियन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा कौन सा सागर है, कोई प्रशांत महासागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा है, प्रशांत महासागर। क्लियर, सिंपल, बस सिंपल सवाल पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता वो। अब आप देखें, ये है अटलांटिक ओशियन। तो आपसे बाई चांस कभी पूछा जाए कि कौन सा महासागर ऐसा है जो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, तो वो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में क्या होता है, बीच में एक पहाड़ी पाई जाती है, लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला पानी के अंदर ही पाई जाती है, उसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक या मध्य महासागरीय कटक। जो मध्य महासागरीय कटक है वो कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, क्लियर। अब मध्य महासागरीय कटक का जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं डॉल्फिन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डॉल्फिन कटक कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर में जो उत्तर वाला हिस्सा है उसके कटक का, वो डॉल्फिन कहलाता है, और जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो कहलाता है चैलेंजर। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एक चैलेंजर गर्त का नाम बताया था हम लोगों ने कल, वो मैरियाना ट्रेंच को ही हमने क्या कहा था, मैरियाना जो ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, उसी का दूसरा नाम चैलेंजर गर्त है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए चैलेंजर कटक, तब तो ये अटलांटिक महासागर होगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर के कटक के उत्तरी भाग को कहते हैं डॉल्फिन कटक, दक्षिणी भाग को कहते हैं चैलेंजर कटक। और यहाँ पर क्या है, एक इस जगह पर अटलांटिक महासागर में एक पठार है जिसका नाम है टेलीग्राफिक पठार। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले दुनिया में टेलीग्राफ की लाइन इसी में बिछाई गई थी,
इसी क्षेत्र से होकर गुजारी गई थी, इसलिए यहाँ पर जो ऊंची ऊंची भूमि है उसका नाम टेलीग्राफिक पठार है। ठीक, तो बच्चों की तरह मत देखो, कुछ चीज़ें नोट करते चलो। उसका कारण ये है कि फिर आप ये ढूंढ नहीं पाओगे जबकि सवाल यहीं से आएंगे। ठीक, दोबारा वीडियो देखने का क्या मतलब है, एक बार यहाँ से जब लाइव कर ही रहे हो, ऑफलाइन बैठे ही हो क्लास में, तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो टेलीग्राफिक पठार तो कई बार पूछा गया है। टेलीग्राफिक पठार है, डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है। ठीक, और देखें आगे, दूसरे नंबर का जो क्षेत्रफल के मामले में महासागर है वो यही है, अटलांटिक ओशियन। तीसरे नंबर पर जो महासागर है देखो ये है इंडियन ओशियन, ये है तीसरे नंबर का। तो इंडियन ओशियन, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महासागर है, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वो हिंद महासागर ही है। और इस बात से चीन और ऑस्ट्रेलिया को गहन और गहरी आपत्ति है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक देश के नाम पर पूरा महासागर उसके नाम हो गया। बाई चांस यदि नाम के ऊपर भारत ने दावा ठोक दिया तो हिंद महासागर मतलब हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान हमारा, तो पूरा हिंद महासागर भी किसका, हमारा होना चाहिए। फिर तो पूरी दुनिया के देश कुलबुला उठेंगे, बेचैन हो जाएंगे कि ऐसा हो कैसे गया। हिंद महासागर पर भारत को अपनी बपौती जतानी चाहिए। कभी हम लोग करेंट की वीडियो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, तब आपको पता चलेगा इशू में कि क्या हकीकत क्या है, चीन कैसे काम कर रहा है, इंडिया कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा इसमें। अब आप ध्यान से देखें गौर से, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है नॉर्थ अमेरिका, पश्चिम में ही है साउथ अमेरिका, है ना, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक वाला हिस्सा है और ये दक्षिणी अटलांटिक वाला हिस्सा है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में है यूरोप और इधर भी पूर्व में क्या है, अफ्रीका। ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अब इस इंडियन ओशन को देखो, तो इंडियन ओशन के पश्चिम में कौन है, अफ्रीका, पूर्व में कौन है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और इंडियन ओशन के दक्षिण में कौन है, अंटार्कटिका। क्लियर, 3 ओशन हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और चौथा कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है चौथा, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा अभी नहीं कहेंगे। अब ये वाला एक मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। हमने कल महासागरों के नाम पढ़े थे, कल या परसों जब भी पढ़े होंगे, तो हमने बताया था 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अब यहाँ पर विद्वानों में, स्कॉलर्स में मतभेद होता है। क्या, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान से देखना, अब ये वाला जो हिस्सा है वो अलग से महासागर नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये अलग से महासागर, इसे काउंट करना चाहिए। इसीलिए जो लोग इसे अलग से काउंट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं अंटार्कटिक महासागर, इस महाद्वीप के नाम पर। या चूंकि बिल्कुल दक्षिण में है ये, इसलिए इसका नाम कभी कभी कह देते हैं दक्षिणी महासागर, तो 5 हो जाते हैं फिर। ठीक, तो यदि आपसे पूछा भी जाए कि कुल कितने महासागर हैं, तब भी आप आंसर 5 ही लगाओगे। क्लियर है इतनी सी बात? तो यहाँ तक आप समझ गए कितने महासागर हैं, कितने क्या हैं। क्लियर, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब हम जान चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं, आपके पास एक और मैप है। ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का मैप। हमने 7 महाद्वीप देखे हैं, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पर आता नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, अब जो नॉर्थ अमेरिका है, जैसे हम एक बात और बता देते हैं आपको, जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरी पृथ्वी है, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एक बार। जो पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने ऐसी जो लाइन खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जैसे भी मान लें, उन्हें कहते हैं हम लोग अक्षांश। और 0 डिग्री की जो अक्षांश है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। चूंकि हमको पता है कि हमारी पृथ्वी ऑलमोस्ट ऐसे है, अंडाकार जैसी, जिसे हम जियोइड कहते हैं वास्तव में। अगर मैं इस पर लाइन खींचूं, अंडे के चारों ओर लाइन खींचूं, तो सबसे बड़ी लाइन कहाँ खींची जा सकती है, बीच में। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, अंडाकार। इसीलिए जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। बाई चांस यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा अक्षांश ग्रेट सर्कल कहलाता है, तो वो कौन सा होगा, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश ग्रेट सर्कल कहलाता है।
जो 0 डिग्री होता है तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 होता है उत्तर वाले हिस्से में तो उसे कर्क रेखा कहते हैं। जो 66.5 होता है उसे कहते हैं ये आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। दक्षिण में होता है 23.5 तो उसे मकर रेखा कहते हैं। और अगर 66.5 दक्षिण है तो उसे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक बोलते हैं। अब यहाँ देखें आप तो आप क्या पाएंगे कि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप से एक वृत्त गुजर रहा है और वो कौन सा है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? इससे आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मूलतः 3 देश हैं तो कई, मूलतः 3 हैं। एक है ऊपर जो कनाडा है, ठीक, आपको ये जो दिख रहा है हम कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा यूएसए है नीचे वाला, और नीचे मैक्सिको अलग कलर में दिख ही रहा है, ऊपर कनाडा है। इनमें से कनाडा रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तीसरे नंबर पर आता है चीन और चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ध्यान से, सबसे पहले पे रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए अमेरिका, और 5वें नंबर पर ब्राजील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत इंडिया। क्षेत्रफल के मामले में कहाँ आता है? 7वें नंबर पर आता है इंडिया। तो ये हमने यहाँ देखा। अब इतना देखने से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और जानना है। क्या जानना है? वही जानना है जो हम जानना चाहते हैं। ध्यान से फिर से देखें, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है क्या इस मैप में? और आपको क्या दिख रहा है इस मैप में? देखिए क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसे किसी बच्चे ने उंगलियां फैला रखी हैं। ये वाली जो है, ये वाला सेक्शन है, इसे बोलते हैं फिंगर लेक। क्या बोलते हैं? फिंगर लेक, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उंगलियों जैसा है। लेकिन एक चीज और गौर करेंगे, यहाँ क्या लिखा है? ग्रेट लेक्स। ये 5 झील हैं। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें हैं? 5 झील हैं, और इन 5 झीलों को मिलाकर के ग्रेट लेक्स कहते हैं। और ये जो झील दिख रही है आपको, ये सुपीरियर लेक है, जो दुनिया में मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक दुनिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये जो 5 झील हैं, इन 5 झीलों में से एक का नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ऑन्टारियो, ईरी, ऐसे करके 5 हैं। इनमें से एक झील देखो, ये जो यूएसए में है, ये झील सिर्फ और सिर्फ जो मिशिगन झील है वो सिर्फ यूएसए में है। बाकी 4 झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रेट लेक्स किस किस के बीच में सीमा बनाती हैं, तो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती हैं। ठीक, एक बात तो ये हो गई। एक बात और हम नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये ऑलमोस्ट 49 डिग्री देशांतर है। यहाँ तक जो लाइन है 49 डिग्री देशांतर है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 49 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा, देशांतर नहीं, देशांतर ऐसे होती है। 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो कौन से हैं? कनाडा और यूएसए। क्लियर है यहाँ तक? और देखना है यहाँ पर, और क्या देखना है हमको? कुछ चीज़ें और देखनी है। जैसे आपने कभी सिलिकॉन वैली का नाम सुना है? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली यहाँ पर है। ये जो शहर है, ये यहाँ पर शहर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट भी है, एक राज्य भी है यूएसए का। कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली को हम इसलिए कहते हैं सिलिकॉन वैली क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, उनमें सिलिकॉन तत्व का बहुत यूज किया जाता है। सिलिकॉन चिप में लगाया जाता है, चिप जो बनती हैं उनमें सिलिकॉन लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अधिक निर्माण होने से वहाँ सिलिकॉन का उपयोग ज़्यादा होता है। सिलिकॉन का उपयोग ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को कहते हैं सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली यूएसए के कैलिफोर्निया में ही है। ये बात क्लियर है? हाँ, जो हॉलीवुड है लॉस एंजल्स में, वो भी यहीं है यूएसए में। ठीक, और एक बात देखें क्या, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और जो मैक्सिको है, इधर देखो ध्यान से, ये अटलांटिक महासागर है। बाई चांस यदि आपसे पूछा जाए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको किस महासागर का हिस्सा है, तो इधर कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक ओशियन है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशियन है। इस पूरे के पूरे, ध्यान सुनना, इस पूरे के पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, पूरे के पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसौरी। हाँ, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी।
मिसिसिपी। और जो हम बता रहे थे आपको रॉकी पर्वत, वो यही है, ऐसे करके फैला हुआ रॉकी पर्वत, ये है रॉकी पर्वत, इसी महाद्वीप में है रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले, जिसमें वर्तमान में इसका नाम बदल गया है और इसे कहते हैं माउंट व्हाइटनी भी बोलते हैं, पहले इसका नाम माउंट मैकिनले था। ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और एक बात देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो इसी का पार्ट है। बरमुडा ट्रायंगल यदि आपसे पूछा जाए तो बरमुडा का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो जो बरमुडा ट्रायंगल जिसमें बोलते हैं जहाज डूब जाता है, टाइटैनिक वाइटैनिक सब इधर ही कहीं डूब गए हैं, जो बरमुडा ट्रायंगल है वो अटलांटिक ओशन में ही है। बाई चांस यदि आपसे पूछा जाए कि बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है तो अटलांटिक ओशन में है। एक काम और बता देते हैं आपको, कैरिबियन सागर जो देखो, कैरिबियन सागर यदि आपसे पूछा जाता है तो कहाँ है, तो भी अटलांटिक ओशन में ही है। कैरिबियन सागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेब्राडोर सी देखो, लेब्राडोर सागर भी अटलांटिक ओशन में ही है, बेफिन वे भी अटलांटिक ओशन में ही है, और जो हडसन वे है इसे भी अटलांटिक ओशन में ही मानना चाहिए। ये है क्लियर। एक बात, चलो हमने यहाँ तक जान लिया। और देखो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये प्रशांत महासागर में है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है। गल्फ ऑफ अलास्का है, ये भी प्रशांत महासागर में। ये जो बेरिंग सी है, यदि आपसे पूछा जाए कि बेरिंग सी किस किस को अलग करता है, तो देखो बेरिंग सी, मैं यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ, देखें ये जो बेरिंग सी है, यहाँ देखें ये वाला क्षेत्र है वो बेरिंग सी कहलाता है। तो बेरिंग सी एशिया को और अलास्का यानी यूएसए यानी ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, इसको अलग करता है बेरिंग सी। और इसी बेरिंग सी के नाम पर एक जल संधि बन जाती है बेरिंग स्ट्रेट। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे खाते में नेक्स्ट क्या क्या है, और भी चीज़ें हैं। एक बात और जान लें, यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाते समय वो जो डेल्टा बनता है उसका ऐसा बनता है जैसे पक्षी के आकार का है, तो पक्षी के आकार का जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, ये मिसिसिपी नदी बनाती है। पक्षीपाद डेल्टा, पाद माने होता है पैर, पक्षीपाद डेल्टा, ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग क्या है हमारे पास। अब है हमारे पास इंडियन ओशियन। ठीक से नहीं देखेगा लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ कोशिश करूंगा कि देखे। ये जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन देखो, इंडियन ओशियन में ये सागर है, देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं बताता जाऊंगा, आप नोटिस करते जाइएगा पॉइंट, ठीक है। ये है इंडियन ओशियन का, ये है रेड सी, रेड सी लिखा हुआ है यहाँ, ये रेड सी है। यानी जो रेड सी है ये अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप, ये पूरा का पूरा हिस्सा अरब प्रायद्वीप कहलाता है, ये पूरा का पूरा ये। और अरब प्रायद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है ये है सऊदी अरबिया, ठीक। दुनिया में यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, पेनिनसुला मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो अरब प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद। कहाँ है, रियाद में है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कि जो ये जो रेड सी है, लाल सागर हुआ, गल्फ ऑफ अदन हुआ, अरेबियन सी हुआ, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक। और उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा सी है, ठीक, कोई भी सी होगा, लक्षद्वीप सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सागर, ठीक है। और ठीक है, इतने ही बहुत है। ये सब के सब सागर जो हैं ये पूछे गए हैं पेपर में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, ठीक है। पेपर में पूछे गए हैं इस हिसाब से, तो मैंने इसका पैटर्न को ट्रैक किया है, पैटर्न कैसे पूछ रहा है इस हिसाब से, इसलिए मैं आपको इतने बता दे रहा हूँ, नहीं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये यहाँ पर ध्यान रखें, ये है जैसे लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर। उसने तो ये पूछा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किसके हिस्से हैं। उसने ये भी पूछा है कि रेड सी किसका हिस्सा है, रेड सी और ओमान की खाड़ी किसका हिस्सा है। सिंपल बताना है, हिंद महासागर का हिस्सा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखेगी जो यहाँ पर दिख नहीं रही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ दिखती है जिसको बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री पूर्व। तो 90 डिग्री पूर्व पर एक कटक बना हुआ है, यानी जो हिस्सा समुद्र के अंदर पहाड़ी की तरह उभरा हुआ हो, समुद्र के अंदर ही हो लेकिन, उसे बोलते हैं कटक। तो 90 डिग्री पूर्व कटक आज आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ है, वो इंडियन ओशियन में ही है, 90 डिग्री पूर्व कटक।
तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये सवाल कल पूछा था जो हम लोगों ने लगाया था। तो सिंपल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखें, यदि आपसे पूछा जाए कि मोजाम्बिक जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर किस महासागर में है, तो किस महासागर में है? इंडियन ओशन में है। श्रीलंका किस महासागर में है? इंडियन ओशन में है। ये है मालदीव, तो मालदीव किस महासागर में है? इंडियन ओशन में है। क्लियर है? और अंडमान निकोबार कहाँ है? ये भी इंडियन ओशन में है। लक्षद्वीप कहाँ है? ये भी इंडियन ओशन में है। लेकिन अगर हिस्से में देखें तो लक्षद्वीप है अरब सागर में, और अंडमान निकोबार देखें तो बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। आगे देख लें हम लोग। इसमें तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बताता हूँ जिससे कि आप मैप में देख पाएंगे। ठीक है, मैप ब्लर हो गया है शायद लगाते लगाते। ये जो क्षेत्र है इसको जानो, ये ब्रिटेन है, ये है ब्रिटेन। और ये जो ब्रिटेन है, यहाँ पर देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है, ये देखो फ्रांस लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ से जाना है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो देश है ये यूनान है, और ये जो देश लगा हुआ है ये इटली है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके ये यहाँ तक पूरा का पूरा, यानी जो पानी दिख रहा है नीला नीला नीला, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये अटलांटिक लिखा हुआ है यहाँ, तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से जुड़ता है, ये पूरा भूमध्य सागर है। अटलांटिक भूमध्य सागर से जिस जलसंधि से जुड़ता है, जैसे पीला पीला करके हम जो दिखा रहे हैं, जिस जलसंधि से जुड़ता है उसे बोलते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलसंधि है जो इसे जोड़ती है। ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग अगले मैप में देखते हैं। देखो इसमें आपको दिख रहा है क्या, ये देखो गंगा रिवर, ये यमुना रिवर, इधर देखो नर्मदा रिवर, ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान सागर है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, ये सोमालिया है, ये जिबूती है, ये लाल सागर है, और ये देखो मेडिटेरेनियन सी लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। मेडिटेरेनियन सी, इसी को कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक, ये देखो ये इटली है, और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम में है। ये स्पेन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। इस फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का आंसर हमने बताया था पहले, पिरेनीज। सवाल आया था कि नहीं आया था? हाँ, तो ये पिरेनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। ये रूस है, तो रूस की राजधानी देखो यहाँ है, रूस की राजधानी मॉस्को इस यहाँ पर है, यूरोप वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, उसके बाद देखो ये चाइना है, तो चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। तो इसमें बीजिंग कहाँ है? ये है। ठीक है, स्टार लगा हुआ है। यानी चीन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा फैला हुआ है। ये मंगोलिया देश है, मंगोलिया की राजधानी होती है उलन बटोर। और इसके बाद देखो ये जापान है। ठीक है, ये जापान है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। ये ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। ये फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक, और ये है फिर ब्रुनोई, एक कंट्री है, ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। और यहाँ पर एक देश आएगा, लाओस कहाँ है? ये है। आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनना। ये लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब है कि ऐसा कोई देश जिसकी सीमा समुद्र से बिल्कुल नहीं लगी होगी। तो आप गौर करेंगे तो लाओस की सीमा बिल्कुल भी समुद्र से नहीं लगी है। देखें ध्यान से, बिल्कुल नहीं है। देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है चारों तरफ से, लेकिन पानी से नहीं घिरा हुआ कहीं से। पानी से घिरा कहीं? कहीं से नहीं है। तो लाओस को, इसको मेंशन करके रखें, कॉपी में नोट कर लें, जरूर आने की संभावना है इसकी। ठीक, तो चलिए हम लोग और देखें। क्या देखें? जो यूरोप की सबसे लंबी नदी हमने बताई थी, ये देखो, ये वोल्गा नदी है, ये रही। और ये वोल्गा नदी कहाँ आकर के गिर रही है? कैस्पियन सागर। अब यहाँ से कैस्पियन सी से एक बात और जाने, कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी के बाद आती है सुपीरियर झील। क्षेत्रफल के मामले में सुपीरियर झील आती है, सबसे टॉप पे आती है कैस्पियन। लेकिन फर्क है, नॉर्मली बिना पानी का संदर्भ लिए, अगर बिना पानी की बात करें कि पानी खारा है मीठा है सब हटा दो अभी,
तो हटा दोगे तो कैस्पियन झील बड़ी है, कैस्पियन है, फिर सुपीरियर है, फिर उसके बाद विक्टोरिया आती है, तो ऐसे करके है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सागर नाम भले ही हो लेकिन वो है झील। सागर इसलिए है क्योंकि उसका आकार बड़ा है और उसमें सागरों जैसी तरंगें पैदा होती हैं, लहर पैदा होती हैं, इसीलिए उसे कैस्पियन सी कहते हैं। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सुपीरियर जो नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विक्टोरिया झील कहाँ थी? वो अफ्रीका में थी, जिससे भूमध्य रेखा गुजर रही थी। अब एक बात और नोटिस करें, यहाँ जो अरल सागर है, ये पूछा जाता है कभी कभी कि अरल सागर किन दो देशों की सीमाओं के बीच में है, तो ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। ठीक, चलिए अभी इतना ही देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी आपको देख रही है, ये क्या है? काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी आप देखेंगे ये है इस्लामाबाद। नेपाल की पड़ोसी देशों की राजधानी याद करके जरूर जाना। नेपाल की राजधानी देखो काठमांडू, भूटान की देखो थिम्पू, और बांग्लादेश की देखो ये ढाका, श्रीलंका की देखो ये कोलंबो है, और उसके बाद जो म्यांमार है, म्यांमार की न्यायपीठ होती है, लेकिन यहाँ रंगून दे रखा है। ठीक है, ये ठीक नहीं है, न्यायपीठ होती है। चलिए आगे, और कोई मैप है हमारे पास? और कोई मैप नहीं है। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। आ गया। हम बताइए दो, तरबूज खरबूज का नाम तो सुना ही होगा, पानी आया हो मुंह में? भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज खरबूज आदि का उत्पादन किया जाता है? तो बताइए तो भाई। रबी, खरीफ, जायद, वर्षा। अरे वर्षा फसली मौसम है कि नहीं? क्या वर्षा फसली मौसम है? नहीं है। कौन सा है? रबी है, खरीफ है और जायद है। मैं यही आंसर बता देता हूँ कुछ सवालों का। रबी जो है, रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, यानी जो सर्दियों की फसल होती है वो कहलाती है रबी की फसल, है ना। गर्मी आने पर पकेगी ये, ठीक। और जो गेहूं हुआ, सरसों हुआ, आलू हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, ये सब अभी इसी समय होते हैं। जौ हुआ, बरसीम हुआ, ये सब इस फसल में आते हैं रबी की में। जो खरीफ होती है वो बरसात वाली फसल खरीफ कहलाती है, जो मई जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, तिलहन हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, दलहन हुआ, ठीक है, ढैंचा हुआ, ये सब के सब इधर होते हैं, खरीफ में होते हैं। ठीक, जायद की जो फसलें हैं वो मई जून में बोई, मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में बोई जाती हैं, मई जून में काट ली जाती हैं। तो ये जो होती हैं ये वो फसलें हैं जो बस मज़े के लिए बोई जाती हैं। मज़े के लिए हम क्या खाते हैं फिर? तरबूज और खरबूज। जो सब्जियां हैं, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और कुछ छोटे मोटे जो फल होते हैं वो यहीं से बोए, मतलब जायद से ही होते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के ऐसी चीज़ जो आपका जायका बढ़ा देती हैं वो जायद फसलें कही जा सकती हैं। ठीक है, याद करने के लिए आप इतना समझिए। आगे सवाल देखें, आगे कह रहा है जून जुलाई में बोई जाने वाली अक्टूबर नवंबर में काटे जाने फसल कौन सी है? तो धान और कपास। खीरा तरबूज तुम मई जून में हो जाता है, जून जुलाई नहीं, ये अक्टूबर में, नवंबर में तुमने तरबूज खाया है? कहाँ से मिलेगा? मटर गेहूं तो रबी की फसल है, तरबूज जायद की है और जौ रबी की है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? धान और कपास होगा। आगे देखें, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? एक बात और बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम लोग आंसर कहीं से देख के आते हो क्या? अच्छा, खुद से लगा लेते हो, वेरी गुड। हरित क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुई थी? तो सवाल का जवाब दो फिर। 1995 में, 91, 92, तब तो हम लोग हो गए आज़ाद। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी, 3rd 5-year प्लान के बिल्कुल अंत में हुई थी, और ये हुई थी 1966-67 को शुरुआत की गई थी इसकी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और इसीलिए ये पंजाब है ना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ लेने वाले थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी यूपी, इन क्षेत्रों को हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन। क्या बात है, MS स्वामीनाथन। और दुनिया में किसको कहा जाता है? पूरी दुनिया में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहते हैं? नॉर्मन
बोरलॉग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अरे खेती से तो है। खेती में किससे? अनाज उत्पादन से, विशेषकर फूड ग्रेन्स, जो खाने वाली फसलें हैं, ठीक है, उससे। हरित क्रांति में क्या किया गया? हरित क्रांति में सब कुछ किया गया जिससे कि अच्छी फसल हो सके। बेहतर टेक्नोलॉजी लाई गई, अच्छे बीज लाए गए, अच्छी सिंचाई पद्धति लाई गई, बस इतना ही। आगे देखो क्या है, गांव की सड़क। यही आंसर नहीं होना चाहिए वास्तव में, बाकी आंसर का हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, बीजों को अधिक उपज देने वाली किस्मों को, हाँ, HYV सीड बोलते हैं उनको। हाइब्रिड नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV। हाई का मतलब उच्च, यील्डिंग का मतलब उत्पादन, और हाई यील्डिंग किस्म, वैरायटी का मतलब किस्म होता है। तो उच्च किस्म के बीज या उच्च उत्पादन किस्म के बीज जो होते हैं उनको यूज किया गया HYV सीड्स का। सिंचाई को अच्छी तरह से विकसित करने की बात कही गई, बिल्कुल सही बात है। खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला ही आंसर इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट है। आगे देखें, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? तो आंसर है मैक्सिको, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मैक्सिको में ही किए थे, मैक्सिको में। और जो गेहूं वो निकाला था वो उसका नाम था सोनारा 64, सोनारा 64, सोनारा 64, ठीक। आगे देखें हम लोग, एक बात और, चिली का नाम आया तो यहाँ बता देते हैं। चिली की एक तांबे की खान है चुकी कमाता, बहुत फेमस है, ठीक। ब्राज़ील में एक लोहे की खान है जिसका नाम है सडबरी, ठीक। और ब्राज़ील के कहवा बहुत, जो कहवा है, जो कॉफ़ी है, वो काफ़ी फेमस है। ब्राज़ील का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस, तो ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से फेमस है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, और अरे एक बात और बताओ, अभी फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? अरे सर वो मैसी कहाँ से जीत गया? एक देश थोड़ी जीतेगा, तो एक व्यक्ति थोड़ी जीतता है फीफा वर्ल्ड कप, पूरी टीम जीतती है। किस देश की और किससे? बेटल लगा ली जुगाड़, देख के नाम भूल गया। अच्छा, सटीक नहीं बैठ रहा था। 2 दिन पहले हाँ, किसको हराया है? अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है जो कतर में हुआ है, और अभी हराया है फ्रांस को। किसको हराया है? फ्रांस को। शून्य बजट प्राकृतिक खेती किस? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। एक बात और जाने, क्या जो सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मैसूर। मैं मैसूर नहीं बोला भाई, तो सिक्किम की राजधानी, हे तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक। और सिक्किम में 2 फेमस दर्रे हैं, कौन से हैं? एक का नाम नाथूला और दूसरे का नाम जेलेपला। एक का नाम नाथू और एक का नाम, यानी नाथूराम को क्या हो गई है? जेल हो गई है। और कौन सी जगह में जेल है? वो सिक्किम में। बस ऐसे याद रखना है, ठीक। आगे देखो, सिक्किम एक प्रमुख राज्य है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक्चुअल में होती क्या है, आपको बस ये समझना है। जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है, इसमें हम जुताई नहीं करते, बिना जुताई खेती कर लेते हैं, जुताई नहीं करते। और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ऊपर से डाले जाते हैं, यूरिया, DAP, उस सब का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, बिना किसी चीज़ का इस्तेमाल किए बस शरीर से मेहनत करनी है और बस पौधे लगा दो, पानी भर जाए, पौधे लगा दो, काम खत्म हो जाता है। आगे कोई सवाल तो नहीं है? उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो उसको क्या कहेंगे? देखो, थर्मो का मतलब तापमान होता है, थर्मामीटर। वैसे भी यदि आप नहीं भी पढ़े होते तब भी लगा लेते। क्लाइन, कहीं भी देख लेना, क्लाइन का मतलब होता है झुकना, कम होना। जैसे डिक्लाइन मतलब किसी को झुका देना, मना कर देना। थर्मोक्लाइन तापमान में गिरावट, पिक्नोक्लाइन डेंसिटी में गिरावट, हेलोक्लाइन, सारे क्लाइन बता देता हूँ। थर्मोक्लाइन हो गया तापमान में गिरावट, पिक्नोक्लाइन यदि घनत्व में गिरावट हो तो उसे बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। क्लाइन तो आप लगा ही लेना, ठीक, पिक्नोक्लाइन। और यदि ये घनत्व के लिए है, घनत्व में अचानक से गिरावट हो तो, ठीक है। और जो क्या बोलेंगे, जो लवणता में महासागर में होती है, यदि लवणता में गिरावट होती है तो उसे बोलते हैं हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन।
कल हमने बताया था ना हेलो के आधार पर वनस्पति का नाम हेलोफाइट, जो लवणीय जल में वनस्पतियाँ पैदा होती हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ठीक, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? यानी महासागर में कौन सी चीज नहीं होती? तो परावर्तन का क्या मतलब है? तरंग पैदा होती हैं, धाराएं पैदा होती हैं, ज्वार भाटा पैदा होते हैं, महासागर में होते हैं सब। परावर्तन थोड़ी पैदा हो रहा है। नहीं, गलत जवाब। समुद्री निकाय और समुद्र में पानी होता है, कड़वा होता है ना, खट्टा होता है या खारा होता है? अच्छा, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 2000, ये कौन सी झील है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो पूरी दुनिया की है, कैस्पियन सागर। तो भारत में उस राज्य का नाम है भुवनेश्वर। नहीं, भुवनेश्वर राज्य और राजधानी है। किसकी है? उड़ीसा में कौन सी फेमस लेक है? लगाओ, जोर लगाओ। उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील। मीठे पानी की झील तो भारत की सबसे बड़ी वुलर झील है। कूलर नहीं, वुलर। अच्छा, ओलर नहीं बोलते उसे भाई, वुलर बोलते हैं, WULAR। ठीक है, वुलर। और ये वुलर कहाँ है? श्रीनगर इसी के किनारे है। ठीक है, श्रीनगर मतलब श्रीनगर तो किनारे नहीं है, वही जम्मू कश्मीर में को मिला के ध्यान रखना है। चिल्का जो लेक है वो उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आपको नोट करके रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक खारापन कहाँ है, किस झील में है, तो वो है सांभर झील। और सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? अच्छा, आपने कोई पानी गर्म किया है? ऐसा कभी हुआ है आपने आलसपन की वजह से पानी गर्म होते होते पानी नहीं बचा उसमें? हुआ है। तो आप बर्तन में क्या पाते हैं, सफ़ेद या काला? सफ़ेद। वो उसमें नमक होता है एक्चुअल में। और ऐसे ही कोई जगह बताओ भारत में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वर्षा हो ही ना, तो पानी उड़ जाएगा, उड़ता रहेगा। तो कौन सी ज़मीन है ऐसी? राजस्थान। इसीलिए सांभर झील कहाँ मिलेगी? राजस्थान। और सांभर झील से नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।